नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के 10वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और हम बात कर रहे थे कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण की। तो कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण का 3 आधार था, जिसमें हमने डीपी और डीएम की प्रकृति के आधार पर 8 वर्गों में कोलाइडी विलयन को बांटा। दूसरा, डीपी और डीएम के इंटरेक्शन के आधार पर 2 प्रकार में कोलाइड्स को वर्गीकृत किया, लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्व में। और आज हम देखने वाले हैं कि डीपी और डीएम के कणों के आधार पर, मतलब कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्ग है। पहला, बहुआण्विक कोलाइड, जिसे हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड भी कहते हैं। और दूसरा, बृहद आणविक कोलाइड, जिसे हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड भी कहते हैं। और तीसरा है सहचरी कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। तो आज हम देखने जा रहे हैं डीपी और डीएम के कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो हम हेडिंग करेंगे डीपी तथा डीएम के कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो हम लिखेंगे 3 प्रकार, जिसमें पहला हो जाएगा बहुआण्विक, बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा हो जाएगा बृहद आणविक, कोलाइड। और तीसरा हो जाएगा सहचरी कोलाइड। ये हो गया मल्टी मोलेकुलर कोलाइड, मैक्रो मोलेकुलर कोलाइड। और ये हो गया एसोसिएटेड कोलाइड। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला बहुआण्विक कोलाइड। तो हम देखेंगे बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है। ऐसे पदार्थ, हम कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु या लघु अणु आपस में एकत्र होते हैं और एकत्र होने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो नए पदार्थ की जो कणों की बीमा है वह कोलाइडी बीमा के मतलब इक्विवेलेंट हो जाती है। तो इस प्रकार के जो कोलाइड हैं वह बहुआण्विक कोलाइड हैं। फिर से हम चर्चा करते हैं। किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु आपस में एकत्र होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वे नए पदार्थ के कण कोलाइडी विलयन के बीमा के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस प्रकार जो निर्मित पदार्थ हैं वो बहुआण्विक कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखते हैं सल्फर सॉल्ट को, उसके सिल्वर सॉल्ट को, गोल्ड सॉल्ट को, प्लेटिनम सॉल्ट को, ये सब जो है बहुआण्विक कोलाइड के उदाहरण हैं। तो हम देखेंगे, इधर दोनों को हम मिटा देते हैं और पहला लिखेंगे। 1 नंबर हो गया, ऐसे पदार्थ
जिसके परमाणु या लघु अणु आपस में एकत्र हो जाते हैं या एकत्र होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके कण कोलाइड के बीमा के अनुरूप होते हैं। ये पदार्थ बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो इसके लघु अणु और परमाणु हैं एक दूसरे से जो आपस में जुड़े होते हैं वह कमजोर वंडरवाल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और ये कहा जाए कि सामान्यतः हम देखते हैं कि ये लायोफिलिक प्रकृति के होते हैं। तो हम देखेंगे इसके कण आपस में कमजोर वांडरवाल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और दूसरा पॉइंट में ये लायोफिलिक प्रकृति के होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट बात, एक वांडरवाल बंधन और लायोफिलिक प्रकृति। हम उदाहरण की बात करेंगे तो हम देखेंगे गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, सिल्वर सॉल, प्लैटिनम सॉल एटसेट्रा। ये सारे उदाहरण जो हैं बहुआण्विक कोलाइड के होंगे। तो एकदम क्लियर हो गया कि बहुआण्विक कोलाइड ऐसे पदार्थ जिसके परमाणु या लघु अणु आपस में एकत्र हो जाते हैं वैन-डर-वाल बंधन द्वारा और लायोफिलिक प्रकृति के होते हैं। और वो जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है वह नया पदार्थ बहुआण्विक कोलाइड होता है। अब हम देखेंगे बृहद आणविक कोलाइड। तो इसे मिटा दें और दूसरा ये हो गया 2 नंबर बृहद आणविक कोलाइड। तो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब हम देखें कि जो डीपी के कण हैं इसके,
मतलब ऐसे पदार्थ जिसके डीपी के कण कोलाइडी विलयन के कण के सदृश होते हैं, या सीधे कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन के कणों की बीमा ऐसे पदार्थ के कणों की बीमा के सदृश होते हैं। और बात किया जाए कि ये लायोफोबिक प्रकृति के होते हैं, जैसे हम स्टार्च सॉल्ट देखते हैं, जिलेटिन, सेल्यूलोज, ये सारे उदाहरण जो हैं बृहद आणविक कोलाइड के होते हैं। फिर से हम देखें कि ऐसे कोलाइड जिसमें डीपी के कण कोलाइडी कणों के सदृश होते हैं, डीपी के कणों की बीमा कोलाइडी कणों के सदृश होती है। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिसके डीपी के कण कोलाइड के कणों के सदृश होते हैं। ये लायोफोबिक प्रकृति के होते हैं। स्टार्च, जिलेटिन, लगता है जिलेटिन, हाँ जिलेटिन, सेल्यूलोज, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। मतलब जो बृहद आणविक कोलाइड हैं ये वैसे पदार्थ होते हैं जिसके डीपी के कण कोलाइडी विलयन के कण के सदृश होते हैं। अब हम देखेंगे सहचरी कोलाइड, जिसे हम एसोसिएटेड कोलाइड भी कहते हैं। तो हम मिटा देते हैं सहचरी कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड। तो अगर हम सहचरी कोलाइड की बात करें तो ऐसे पदार्थ हैं जो निम्न सांद्रण पर, हम देखते हैं कि जब इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करता है। कहने का मतलब सामान्य विद्युत अपघट्य का बिहेव करता है कम सांद्रण पर। और उच्च सांद्रण पर हम देखते हैं कि ये कोलाइड के कणों का व्यवहार करता है। तो ऐसे जो कोलाइड हैं वो सहचरी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं साबुन में अपमार्जक, जिसे हम संश्लेषित डिटर्जेंट भी कहते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसे मिसल्स भी कहा जाता है। ये मिसल्स क्या होता है, हम लोग क्लास 10th में सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक में इस मिसल्स को पढ़े थे कि जो सोप मॉलिक्यूल होता है तो सोप मॉलिक्यूल में हेड और टेल होता है, आयनिक और हाइड्रोकार्बन पार्ट, और जो एग्रीगेट होता है उसका किसी कंटेनर में जब हम उसे रखे हैं तो जो उसका टेल पार्ट है टुवार्ड्स द सेंटर, हेड पार्ट टुवार्ड्स द पेरिफेरी, एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन करता है और यही मिसल्स कहलाता है। तो हम बहुत डिटेल्स में मिसल्स यहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं सहचरी कोलाइड। तो सहचरी कोलाइड ये वैसे पदार्थ होते हैं जो निम्न सांद्रण पर सामान्य इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करते हैं और उच्च सांद्रण पर कोलाइड के कणों का व्यवहार करते हैं। तो सहचरी कोलाइड ये वे पदार्थ हैं जो निम्न
सांद्रण पर सामान्य इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं तथा उच्च सांद्रण पर कोलॉइड की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए लेंगे साबुन, अपमार्जक, जिससे हम संश्लेषित डिटर्जेंट भी कहते हैं। इससे मिशेल MICELLES मिशेल्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने सहचरी कोलाइड को पढ़ा, लेकिन इससे संबंधित और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग CMC पढ़ेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो हम आगे देखने जा रहे हैं। पहले ये सहचरी कोलाइड वैसे पदार्थ हो गए जो निम्न कंसंट्रेशन पर, मतलब साधारण इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करते हैं और उच्च सांद्रता पर ये कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब नया हेडिंग हम लोग कर रहे हैं KT एंड CMC, क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, CMC। अगर हम मिशेल्स की बात करें तो एक हम डायग्राम इस रूप में बना सकते हैं। ये मान लिया जाए सोडियम आयन है, ये आयनिक पार्ट है मेरा Na+ और ये माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट होता है यहाँ Na+, COO-, Na+, COO-। तो ये जो एग्रीगेट हुआ और एक सॉल्यूशन है, ये सोप सॉल्यूशन, जिसमें सोप मॉलिक्यूल का जो एग्रीगेट हुआ, इसी को हम मिशेल कहेंगे। मिशेल ये हेड पार्ट हो गया, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये टेल पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और ये मतलब ऑयल और ग्रीस सॉलेबल, डट सॉलेबल है, और ये वाटर सॉलेबल होता है। तो बाकी आप लोग इससे रिलेटेड चर्चा क्लास 10th में सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक में किए हैं। तो हम देखने जा रहे हैं KT, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो पहले हम KT देख लें, फिर CMC देखेंगे। तो क्राफ्ट टेम्परेचर किसे कहा जाता है? तो जो मिशेल्स का निर्माण होता है वह एक विशेष टेम्परेचर के ऊपर होता है, और जिस विशेष टेम्परेचर के ऊपर मिशेल्स का निर्माण होता है उसे ही हम क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट ताप कहते हैं। और अगर CMC का बात किया जाए तो जिस निश्चित सांद्रण के ऊपर मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे ही अगर हिंदी में कहें तो क्रांतिक मिशेल सांद्रण,
क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो लिखेंगे मिशेल का निर्माण जिस विशिष्ट ताप के ऊपर होता है उसे क्राफ्ट ताप कहा जाता है। और CMC क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और मिशेलाइजेशन भी कहते हैं। ये हो गया क्रांतिक मिशेल सांद्रण। तो वह निम्न सांद्रण, अगर इसकी परिभाषा लिखे हम कि वह निम्न सांद्रण या निश्चित सांद्रण कहिए, वह निश्चित सांद्रण जिसके ऊपर मिशेल का फॉर्मेशन होता है, तो लिखेंगे निश्चित सांद्रण। जिसके ऊपर मिशेल का निर्माण होता है। क्या हो जाएगा? CMC कहलाता है। तो हम देख रहे हैं, जरा सा एक सेकेंड साइलेंट कर दिया जाए, किसी का फोन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम CMC देख सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल ले लें, साबुन के लिए जो CMC होगा 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। लिखेंगे साबुन के लिए CMC 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। और एक सबसे बड़ी बात कि ये जो हमने क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC को देखा, तो यह जो दोनों प्रकार के कोलाइड जो हमने पढ़ा था, लायोफिलिक और लायोफोबिक, दोनों में ये भाग लेते हैं। तो हम सकते हैं कि इन कोलाइडों में या यह दोनों प्रकार के कोलाइड के लिए एप्लीकेबल होगा। मिटा देते हैं। इसमें दोनों प्रकार लायोफिलिक तथा लायोफोबिक, इसमें दोनों प्रकार के कोलाइड भाग लेते हैं। तो इस तरह से मेरा वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। तो एक नए टॉपिक की भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो बहुत सारी विधि हैं, आज हम एक विधि की कम से कम चर्चा कर लेंगे कि रासायनिक विधि से आखिर किस प्रकार हम कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो कोलाइड मिटा देते हैं, फ्रेश हेडिंग कर दें। तो रासायनिक विधि केमिकल मेथड में हम देखेंगे कि जो कोलाइडी विलयन है उसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे हम द्विविघटन अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन,
तो इस प्रकार से हम कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो एक एक करके हम सभी रिएक्शन को देखेंगे कि जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है तो वो H2S से अगर रिएक्शन करते हैं तो डबल डिकम्पोजिशन, मतलब कि द्विविघटन के फलस्वरूप मेरा जो आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा वह कोलाइडी विलयन है। हम देखते हैं ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीकरण में सल्फर डाइऑक्साइड H2S से जब रिएक्शन करेगा तो सल्फर का सॉल्ट निर्मित होगा। जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन में आयरन क्लोराइड है और वाटर के प्रेजेंस में इसका जो है अपघटन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, आयरन हाइड्रोक्साइड मेरा बनता है। और अवकरण तो हम देखने जा रहे हैं, हम लिखेंगे केमिकल मेथड। विभिन्न रासायनिक विधि या विधियां द्वारा, विभिन्न रासायनिक विधियां जैसे हम लिख सकते हैं द्विविघटन, ऑक्सीकरण, अवकरण, जल अपघटन, द्वारा कोलॉइड का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम एक एक करके देखेंगे। जैसे हम द्विविघटन को देखें तो द्विविघटन अभिक्रिया, तो हम द्विविघटन अभिक्रिया में देखते हैं जैसे AS2O3 प्लस H2S और ये मेरा बन जाएगा AS2S3 प्लस H2O। बैलेंस करेंगे, यहाँ भी 3 देंगे और यहाँ भी 3 देंगे, तो ये जो मेरा कोलाइड बन गया आर्सेनिक सल्फाइड। और ये जो अभिक्रिया हुई वो द्विविघटन, डबल डिकम्पोजिशन लिख देते हैं यहाँ, डबल डिकम्पोजिशन। क्लियर है। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जैसे हम SO2 ले लें, SO2 प्लस H2S और ये मेरा बन जाएगा सल्फर का सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ हम 2 करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ मेरा सल्फर का सॉल्ट बना, ये कोलाइड है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं अवकरण या अपचयन इसे कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, तो जैसे हम देखते हैं कि AuCl3 मतलब ये हो गया गोल्ड का जो है क्लोराइड है और इसको हम अगर टीन के क्लोराइड से SnCl2 से हम रिएक्ट करवा दें। चलिए नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगा मेरा और यहाँ जो है गोल्ड का मेरा सॉल्ट मिलेगा प्लस SnCl4 मिलेगा। तो एक बार देख लें रिएक्शन, बैलेंस कर दें। जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ अगर 2 देंगे तो यहाँ भी 2 देना होगा, यहाँ 3 दे दें और यहाँ भी 3 दे दें, तो यहाँ हम लिख देते हैं रिडक्शन। क्लियर है। और एक और रिएक्शन जैसे हम जल अपघटन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे संबंधित होगा,
इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, हम लिखते हैं जल अपघटन। और जल अपघटन में जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा FeCl3 प्लस, चलिए बैलेंस कर देते हैं, H2O, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस आप लिख दीजिए F। तो हम ये जो जल अपघटन है, आयरन का क्लोराइड है, वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक कर जाएगा, और मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड और HCl यहाँ हम लिख दें हाइड्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने रासायनिक विधियां जिसके द्वारा कोलाइड का निर्माण हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे और इसी से मतलब कोलाइडी विलयन बनाने की विधि में ही पेप्टिजेशन और भी जो विधियां हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको हम ब्रेडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की शुरुआत की। मैनी थैंक्स टू यू। समय हो गया है, चलिए। आप देख रहे हैं प्रशांत यादव जी, राजा राम ठाकुर जी, मैनी थैंक्स टू यू।